तो देखते हैं खबरें विस्तार से और सबसे पहले बात करते हैं योगी ऑन एक्शन मोड। चूंकि जिस तरह से कोरोना की स्थितियां बनी हुई हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब राज्य में सामुदायिक भोजनालयों के संचालन की जरूरत पर जोर देते हुए मंगलवार को निर्देश दिए हैं कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी के प्रबंधन की समीक्षा करते हुए कहा कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू के कारण कहीं भी किसी श्रमिक, ठेला, रेहड़ी व्यवसायी, दिहाड़ी मजदूर को भोजन की समस्या न हो। ऐसे में सामुदायिक भोजनालयों के संचालन की आवश्यकता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के कैंसर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण कर अधिकारियों से व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके अलावा सीएम योगी ने कोरोना मरीजों को बड़ी राहत भी दी है। सीएम योगी ने कैंसर अस्पताल में 100 बेड के कोविड अस्पताल की शुरुआत भी कर दी। साथ ही अस्पतालों में आज से कोविड मरीजों को एडमिशन दिए जाने की घोषणा भी कर दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया कर्मियों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए निर्देश दिया है कि मीडिया कर्मियों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाए, उनके लिए अलग सेंटर अलॉट किए जाएं और जरूरत हो तो उनके कार्यस्थलों पर जाकर निर्धारित मानकों को पूरा करते हुए उनके 18+ के परिजनों के साथ फ्री वैक्सीनेशन किया जाए। इस बीच अच्छी खबर है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ भी गिर रहा है। 3 मई को बीते एक दिन में 30,000 से कम नए केस दर्ज हुए हैं, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 38,500 से ज्यादा है। यूपी में एक दिन में 288 लोगों की जान भी गई है। तो देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी स्ट्रेन ने कहर बरपा दिया है। कोरोना के चलते लगातार हो रही मौतें बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमण के चलते बीते 24 घंटे में 352 लोगों ने दम तोड़ा है। प्रदेश में एक दिन में मौत के आंकड़ों का भी रिकॉर्ड बनता जा रहा है। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के बाद भी उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 25,858 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं इन्हीं 24 घंटे में 38,683 रोगियों ने कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग जीत ली और वो स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच गए। तो इन आंकड़ों के जरिए आपको सूबे का हाल बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पिछले 27 अप्रैल से लगाकर अगर अभी तक के आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटे के दौरान थोड़ी राहत मिली है, जहां कुल आंकड़ों में कमी आई है। 30,000 से कम फिगर देखने को मिले हैं। इससे पहले 29,000 का फिगर 28 अप्रैल को आया था और उसके बाद एक बार फिर से 3 मई को 29,000 के करीब केस आए हैं। लिहाजा थोड़ी सी राहत मिली है और ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आंकड़ों की तरह के जरिए आपको बताने की कोशिश करें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की किस तरह की स्थिति है। यूपी की राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सरकार दिन रात लगी हुई है। ऑक्सीजन के 10 टैंकर रेल मार्ग से लखनऊ पहुंचे हैं, जिसमें से 4 टैंकर कानपुर के लिए भेजे जाएंगे, जबकि 6 टैंकर की ऑक्सीजन को लखनऊ के अस्पतालों को वितरित किया जाएगा। हर तरफ सन्नाटे को चीरती चीखें, बिलखते परिजन, टूटती आस, बस यही नजारा इस वक्त प्रदेश में आम हो चला है। हम इस वक्त बात कर रहे हैं ताज नगरी आगरा की। आगरा में कोरोना संक्रमण से मरीजों की मौत में लगातार इजाफा हो रहा है। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि विद्युत शवदाह ही खराब हो गया। संक्रमितों की मौत का एक बड़ा कारण समय पर ऑक्सीजन न मिल पाना भी है। लोग अपने स्वजनों को बचाने के लिए 14 से 16 घंटे तक ऑक्सीजन लेने को कतार में खड़े हो रहे हैं। आगरा में एक साथ इतने लोगों की मौत हुई है कि शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए जगह तक नहीं मिल पा रही है। इन तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है और इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद सिर्फ यह है कि आप में किसी भी तरह का खौफ न बनाए, बल्कि जरूरी यह है कि लॉकडाउन इलाके में लगा हुआ है, लॉकडाउन का पालन करें। तमाम जो नियम कायदे बनाए गए हैं उसका पालन जरूर करें। घर से बाहर स्थितियां बहुत विकट है, संकट काल की स्थितियां हैं,
लिहाजा जब तक जरूरी ना हो घर में ही रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। मोहब्बत की नगरी आगरा के अंदर संक्रमण से हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि मृतकों के आने वाले शवों से विद्युत शवदाह की भट्टियां फेल हो गई हैं। यहां पर एक दिन के अंदर 80 से 90 शव आते थे। इतना बोझ भट्टियां नहीं सह सकी, जिसके कारण भट्टियां फेल हो गईं। बाहर से कारीगरों को बुलाया गया है। उनका कहना है कि एक हफ्ते के अंदर 3 भट्टियां चालू हो जाएंगी। इन भट्टियों के ध्वस्त होने से एक बात साफ हो गई है कि आगरा प्रशासन द्वारा जो दावे किए जाते हैं कि 6 से 10 के बीच में संक्रमण से मौतें हो रही हैं, वो एकदम भ्रामक है। क्योंकि शवदाह पर आने वाले मृतकों के शव बताते हैं, चीखते हैं, क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती तो आगरा प्रशासन की पोल खोलती हैं। शासन को संज्ञान में लेना होगा कि आगरा प्रशासन द्वारा जो तस्वीर पेश की जा रही है वो एकदम भ्रामक है। अन्यथा आने वाले समय में ताज नगरी के हालात और भयावह हो सकते हैं। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। कहते हैं कि कैमरा झूठ नहीं बोलता, भले ही प्रशासन लाख दावे करे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे कैमरे में कैद ये तस्वीरें उस सरकार के सच को झूठ साबित करती दिखाई दे रही हैं। मथुरा के जिला अस्पताल में इमरजेंसी के बाहर तड़पती ये महिला शीला देवी हैं, जिनके परिजन आज उन्हें जिला अस्पताल इलाज के लिए लाए थे। क्योंकि उन्हें काफी तेज घबराहट हो रही थी, इसलिए उसे बेचैनी के चलते यहां भर्ती कराकर इलाज कराना चाहते थे। लेकिन जैसे ही उसे जिला अस्पताल की इमरजेंसी सेवा के बाहर लाया गया तो डॉक्टरों ने उसे इलाज तो दूर, परिजनों के अनुसार देखने की भी जहमत नहीं उठाई, जिससे शीला देवी जमीन पर पड़े पड़े ही 2 से 3 घंटे तक तड़पती रहीं। मगर डॉक्टर ने इलाज करने के बजाय परिजनों से साफ कह दिया कि यहां भर्ती नहीं हो सकते। क्या हो गया इनको? बीमार है, घबरा टूट रहा है। हाँ, तो यहाँ पे भर्ती नहीं कर रहे हैं? कोई ना कर रहा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मेरा ले जाओ हमारा। घर ले जाओ यहाँ पे। तो कितनी देर होगी तुमको यहाँ पे आए हुए? 2-3 घंटा है गए। 2-3 घंटा से ऐसी तड़प रही है ये? क्या नाम है इनका? और सरकार भले ही सरकारी अस्पतालों में आने वाले हर कोरोना मरीज के लिए सारी व्यवस्था होने का लाख दावा कर ले, लेकिन ये दावे सिर्फ हवाई ही साबित होते हैं जब बात जमीनी हकीकत की आती है। मथुरा में अभी तक 15,000 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो चुकी है, जिसकी वजह से रोजाना सैकड़ों रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत होती है। लेकिन मथुरा में कई दिनों से रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजा ही नहीं गया है। मथुरा में कोविड के नोडल अधिकारी डॉक्टर भूदेव का, जिनका साफ कहना है कि 2 दिन पहले इंजेक्शन आए थे, जिन्हें सरकारी कोविड सेंटर KM हॉस्पिटल भेज दिया गया। तो देखिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन हमें शासन से जो प्राप्त होते हैं हमारी गवर्नमेंट फैसिलिटी के लिए प्राप्त होते हैं। दूसरा, अगर कहीं किसी प्राइवेट फैसिलिटी से आता है तो उसके लिए भी हम जो है, अगर हमारे पास उपलब्ध है तो हम वो उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि वर्तमान में अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हमें 2 दिन पहले मिले थे, जो कि हमारे द्वारा KD और KM मेडिकल को दे दिए गए, और जहाँ आवश्यक कहीं प्राइवेट से रिकमेंडेशन आई थी वहाँ भी कर दिए गए। क्योंकि कुछ ऐसा अभी देखा जा रहा है, कुछ जो है प्राइवेट फैसिलिटी हैं वो अननेसेसरी भी जो है रेमडेसिविर प्रेस्क्राइब कर रही हैं और पैनिक क्रिएट कर रही हैं। तो शहरों के बाद अब गांवों में भी कोरोना कहर बरपा रहा है। दिल्ली से महज 70 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के गांव परवाना में 15 दिनों के भीतर 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, इस तरह का दावा किया जा रहा है। एकाएक मौत का सिलसिला नहीं थमने से न सिर्फ स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, बल्कि ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का दावा है कि बीमारी से मरने वाले हर उम्र के लोग हैं। हालांकि बुजुर्गों की मौत का आंकड़ा ज्यादा है, लेकिन मौत का कारण क्या है, इस बारे में गांव वालों के बीच अभी भी असमंजसता की स्थिति बनी हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए मंगलवार को आरोप लगाया कि भाजपा सरकार का झूठ गांव देहात के इलाकों में बेहद जानलेवा साबित हो रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा,
कि उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक संक्रमण का फैलना बहुत चिंताजनक है और क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको हम ये दिखा रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए कि उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक कोरोना का फैलना बहुत चिंताजनक हो चुका है। गांव तहसील में जब बुखार की दवाइयों तक की भारी कमी और किल्लत है तो ऑक्सीजन बेड या वैक्सीन की क्या उम्मीद यहां पर की जाए। भाजपा सरकार का यह झूठ कि उत्तर प्रदेश में कोरोना न के बराबर है, ग्रामीण इलाकों में बेहद खतरनाक स्थिति में कोरोना के रूप में देखने को मिल रहा है। रामपुर के जिला अस्पताल में कोरोना सैंपलिंग किट खत्म होने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। सैंपलिंग कराने आए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। अस्पताल प्रशासन की तरफ से सैंपलिंग किट खत्म होने की जिला अस्पताल में कोई भी सूचना या नोटिस चस्पा नहीं किया गया। तो रामपुर की खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कोरोना किट जो है वो खत्म, सैंपलिंग के लिए जो लोग आए और ऐसे में कोरोना किट ही खत्म हो गया तो लोग अपना सैंपल ही नहीं दे पाए जांच करवाने के लिए। अब ऐसी स्थिति में आप व्यवस्थाएं जो है शासन प्रशासन के स्तर पर उसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जहां तक सैंपलिंग की बात है सबसे महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है कि जब तक सैंपलिंग ज्यादा से ज्यादा लोगों की होगी तब तक इस संक्रमण को रोकने में कामयाबी मिलेगी। लेकिन सैंपलिंग के लोग जब पहुंचे तो पता चला कि कोरोना के सैंपल किट ही अवेलेबल नहीं है। पूरा देश ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है, वहीं बरेली में भी इससे कोई अछूता नहीं है। बरेली में भी ऑक्सीजन के अभाव में कई जानें जा चुकी हैं, लेकिन अब बरेली में लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। आज बरेली में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के मकसद से ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस झारखंड से बरेली पहुंची है, जिससे लगातार हो रही ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने में मदद मिलेगी। लोगों ने पूरा व्यवस्था कर लिया कि अस्पतालों के बीच में कैसे ऑक्सीजन का बंटवारा होगा, किस तरीके से बेहतर हम लोग संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके तहत हम लोग के यहाँ कल और आज में दोनों दिन मिलाकर 37 मीट्रिक टन हम लोग के यहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुँच चुकी है और हम लोग उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से कर रहे हैं और हम लोग आशा करते हैं कि बेहतर तरीके से हम लोग इलाज कर पाएंगे। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने अलविदा की नमाज को लेकर एडवाइजरी जारी की है। चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने यह कहा है कि अलविदा की नमाज की कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ही उसे अदा किया जाए और मस्जिद में सिर्फ 5 लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अलविदा की नमाज पढ़ें। मौलाना ने अपील करते हुए कहा कि ज्यादातर लोग अपने घरों में रहकर ही अलविदा की नमाज पढ़ें और दुआ करें कि भारत से जल्द कोविड-19 का संक्रमण खत्म हो। मस्जिद में 5 लोग पहले से नमाज अदा कर रहे हैं, वो अलविदा के मौके पर भी जुमे की नमाज मस्जिद के अंदर ही अदा करें और उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ख्याल रखा जाए और बाकी लोग अपने घरों पर ही नमाज अदा करें। जिस घर में 4 या उससे ज्यादा लोग हैं तो वो बाजमात नमाज जुमे की अदा करें और इस मौके पर जिसको खुतबा याद ना हो तो पहले खुतबे में सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ें। ताजनगरी आगरा से एक बड़ा मामला सामने आया है। आगरा में गौकशों ने पुलिस और हिंदूवादी नेताओं पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि ग्वालियर रोड से पूरे शहर भर में बैरिकेडिंग को ध्वस्त करते हुए बदमाशों ने फायरिंग की है, जिसके बाद थाना एतमादुल्ला क्षेत्र में शाहदरा पुल के पास, नेशनल हाईवे 19 वनस्थली स्कूल के पास पुलिस ने गौवंशों से भरा एक ट्रक दबोच लिया। इस घटना के वक्त मौके पर कई थाने की पुलिस भी फोर्स भी पहुंची, जिसके बाद ट्रक को कब्जे में ले लिया गया। यूपी के जालौन में मामा भांजे की हत्या कर शव जला देने का एक मामला सामने आया है। क्षेत्र में अधजला शव मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों का कहना है कि दोनों 30 अप्रैल से गायब थे। पुलिस को सूचना देने के बावजूद भी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखी गई और न ही कोई कार्रवाई की गई। परिजनों को कोरोना का हवाला देकर कोतवाली से भगा दिया गया। बात पंचायत चुनावों की बात करें, जिसमें परिणाम सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना रविवार को सुबह शुरू होने के बाद से जारी है, तो वहीं सोमवार शाम तक 38,317 ग्राम प्रधान
23,261 ग्राम पंचायत और बाकी सदस्य करीब 55,926 क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए हैं और साथ ही 181 जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए हैं। मतगणना अभी जारी रहने की संभावना है। तो वहीं चुनाव में 7 जिला पंचायत सदस्य, 2005 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 178 ग्राम प्रधान और 3,17,127 ग्राम पंचायत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित पहले ही हो चुके हैं। तो देवरिया जनपद के सदर एडीएम कुंवर पंकज पर प्रमाण पत्र मांगने पर प्रत्याशियों और प्रतिनिधि ने गाली देने और अपशब्द बोलने का आरोप लगाया है। गाली देने और महिला को अपशब्द बोलने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। समाजवादी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष शोभा यादव ने बताया कि पार्टी से लड़ रहे प्रत्याशियों का प्रमाण पत्र लेने के लिए हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय गए थे। कार्यालय में जाते ही साहब भड़क उठे और अमर्यादित भाषा बोलने लगे और धक्का देकर कार्यालय से बाहर कर दिया। हाथ लगाकर और धक्का मार दिया और धक्का मार के कान पे दुई चाटा मार दिया। उसके बाद से हम लोग लगे हाँ करने। उसके बाद से घर ऑफिस में से जाके वो छड़ी ला दिया, छड़ी लेके लगा भाजने के बाद फिर जो है मारने जा रहा था। हम कहे सर जो मारिए मत, तो बोल रहा है कि तुमको भी मारेंगे चार जूता। उसके बाद से हम लोग कहे कि बताइए कि जब महिलाओं का जो है अपमान होगा तो हम चाहते हैं प्रशासन से कि जल्द से जल्द इनके पे ऊपर कार्रवाई किया जाए और बर्खास्त किया जाए इनके पे। पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद बीजेपी की नींद उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के नतीजों ने उड़ा दी है। इन चुनावों में बीजेपी को सियासी तौर पर बड़ा झटका लगा है। अयोध्या से लेकर मथुरा और काशी सहित प्रदेश भर में सपा ने बीजेपी को करारी मात दी है। यूपी के ये तीनों जिले योगी आदित्यनाथ सरकार के एजेंडे में शामिल रहे हैं और पिछले 4 सालों में इन जिलों पर सरकार काफी मेहरबान रही है। इसके बावजूद अयोध्या, मथुरा, काशी में मिली करारी मात एक बड़ा सियासी संदेश दे रही है। राम की नगरी अयोध्या में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो कोरोना के बढ़ते संकट के बीच उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। यूपी में 2 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है, यानी अब मंगलवार बुधवार भी लॉकडाउन रहेगा, जो गुरुवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। बता दें कि कोरोना वायरस का प्रकोप उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। इसी के चलते प्रदेश सरकार ने पहले वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया था, लेकिन उसे सोमवार तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब इसी पाबंदी को मंगलवार बुधवार के लिए भी लागू कर दिया गया है। इस लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति का बेवजह बाहर निकलना बंद होगा। बाजार बंद रहेंगे, साप्ताहिक मार्केट नहीं लगेंगे। हालांकि जरूरी क्षेत्र के लोगों को छूट रहेगी और परिवहन भी जारी रहेगा। तो लॉकडाउन के संबंध में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि अब अगले 2 दिन और लॉकडाउन रहेगा और इसके तहत जो भी पाबंदियां लगाई गई थी वो पाबंदियां अगले 2 दिन और यूपी में लागू रहेंगी। इससे पहले सिर्फ वीकेंड में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, लेकिन चूंकि संक्रमण रुक नहीं रहा है इसलिए अब इसको आगे धीरे धीरे बढ़ाने का फैसला शासन प्रशासन की ओर से लिया जा रहा है। राज्य सरकार ने कोविड-19 के दूसरे लहर के कारण घोषित लॉकडाउन अवधि में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए ई पास जारी करने की व्यवस्था की है। इसके लिए राहत आयुक्त की वेबसाइट पर जाकर rahat.up.nic.in/e-pass के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने सोमवार को इस संबंध में शासन का आदेश भी जारी कर दिया। ई पास पोर्टल में संस्थागत पास का भी प्रावधान किया गया है। इसमें एक संस्था आवेदक सहित अधिकतम 5 कर्मचारियों के लिए पास का आवेदन कर सकेंगी। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।